हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड सीआईडी सेकंड ईयर की तैयारी। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो कि हमारा 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों पर बात करेंगे आज। ठीक है, तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे पेपर पैटर्न जो आ रहा है, हमारा एग्जाम का जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पार्ट ए में जैसे कि अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाएंगे और मैचिंग हो आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उनके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी है, सटीक पढ़ना है, सही पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। तो दोस्तों हम 20 प्रश्नों पर ऐसे बात करेंगे जिसमें क्या है, हमारी ट्रू एंड फॉल्स का भी हमारा रिवीजन होता रहेगा, यानी कि जो सत्य असत्य आएंगे उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी 2 नंबर में अगर आपका प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 1 नंबर में अगर पूछा जा रहा है चाहे वो सत्य असत्य हो या फिर वैकल्पिक प्रश्न हो या फिर हमारा मिलान करने वाले प्रश्न हो, तो उन सभी की तैयारी लेकर देखिए दोस्तों आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्लास होगी, यानी कि एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से समझाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि हर क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए और उसके बाद आप देखिए कि आपको किस तरीके से समझ आ रहा है और कैसे हमने क्वेश्चन को करना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों आज हम जैसे कि 20 प्रश्नों पर बात करेंगे जिसमें हमारे पेपर 7 और पेपर 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये सभी पेपरों का मिक्सअप रहेगा। ठीक है, अगर एक एक करके कराते तो शायद कंफ्यूज हो जाते, उसमें क्या होता है ना कि किसी का ज्यादा हो जाता है किसी का कम हो जाता है, लेकिन अगर मिक्सअप रहेगा तो हमें सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों सारे पेपरों का मिक्सअप है 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का। ठीक है, लेकिन आज के प्रश्न में अगर मैं बात करूं तो 7 और 8 से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, दूसरे द्वारा यानी कि दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांश दोहराने को क्या कहा जाता है। हम कह सकते हैं क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांशों को दोहराने की स्थिति क्या है। यदि कोई बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति के बोले हुए शब्दों को दोहराता है और वाक्यांशों को दोहराता है, वह उस बच्चे को क्या कहा जाएगा, या दोहराने की जो स्थिति है उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक कंडीशन है जिसे सभी जानते होंगे, सभी ने पढ़ रखा है, और ये कंडीशन हमें ऑटिस्टिक बच्चों में या फिर एडीएचडी बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, या हम कहेंगे जिनको लैंग्वेज डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि जब कोई बच्चा दूसरे द्वारा यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, उस व्यक्ति की वाक्य और शब्दों यानी कि वह व्यक्ति जिस पर बात कर रहा है उन वाक्यों को दोहराता रहेगा हमेशा, और उसके जो शब्द है उन शब्दों को पुनरावृत्ति करता रहेगा, दोहराता रहेगा। अब एक बात यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है कि अगर कोई छोटा बच्चा दोहराता है, लेकिन छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो हकलाता है, सटरिंग करता है, ठीक है, तो उसमें क्या आता है दोस्तों, वह अनुकरण करता होता है शब्दों को। जब वह बोल नहीं पाता है, जिन शब्दों का बोलना सीखता है तो बोल नहीं पाता है, तब वह अनुकरण करना सीखता है। ठीक है, अनुकरण करके वह क्या करता है, बोलना सीख जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति इन शब्दों को ठीक प्रकार से उच्चारण कर रहा है, सही बोल रहा है, सही शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के शब्दों को दोहरा रहा है, तो उस व्यक्ति को या उस कंडीशन को हम कहेंगे इको ले लिया। क्या कहेंगे दोस्तों, इको ले लिया। इस कंडीशन में बच्चा या व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांशों को दोहराता रहता है किसी भी समय। ठीक है, बिना अर्थ के, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिस समय उन शब्दों और वाक्यांशों को दोहराता रहेगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करूं यहां से कैसे आएगा, आपको आएगा उसमें से कि दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांशों को दोहराना कहा जाता है। उसमें इक्को ले लिया होगा आपका, सटरिंग आ जाएगा, हकलाना आ जाएगा, ठीक है, फ्लुएंसी आ जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको एक सिलेक्ट करना होगा, इको ले लिया को। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, अगर आपको सत्य असत्य इस क्वेश्चन में कैसे देखने को मिल सकता है कि दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यांशों को दोहराना है। ठीक है, दोहराना क्या है, अनुकरण है। दोहराने को अनुकरण कहा जाता है, तो गलत
गलत हो जाएगा। अगर आ गया दोहराने को इक्विलिनियर कहा जाता है तो सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ इनको आप अज्यूम कीजिएगा कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं प्रश्न, क्योंकि क्या होगा ना दोस्तों, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, टॉपिक्स भी रहेंगे। क्या कर दिया उन्होंने, क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया है, मतलब प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल दिया। अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, विकासात्मक अवधि क्या है। विकासात्मक अवधि, देखिए दोस्तों, विकासात्मक अवधि यानी कि किस समय तक व्यक्ति में विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चा का या व्यक्ति का क्या है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। ठीक है, और गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, जीवित रहता है, जीवन पर्यंत में उसका विकास होता रहता है। विकास की प्रक्रिया क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि परिपक्व, अगर हम बात करें किसी व्यक्ति में पूर्ण विकास कब तक होता है, तो एक आयु होता है, आयु का समय होता है जिसे अवधि कहा गया है, विकासात्मक अवधि। 18 वर्ष तक व्यक्ति में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, 18 वर्ष तक। कैसे, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बौद्धिक अक्षमता के बारे में पढ़ रखा है। बौद्धिक अक्षमता में क्या है, अगर 18 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति में मानसिक रूप से कोई भी समस्या होती है 18 वर्ष से पहले, तब तो वह क्या होगा, मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता हम कह सकते हैं। यदि 18 वर्ष के बाद अगर कोई समस्या होती है मानसिक रूप से, तो वह मानसिक रोग या कोई मानसिक घात बोल सकते हैं, लेकिन उसको बौद्धिक अक्षमता या मानसिक मंदता नहीं कहा जा सकता। तो विकासात्मक जो अवधि होती है हमारी 18 वर्ष तक होती है, 18 वर्ष तक। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, विकासात्मक अवधि है, उसमें 18 वर्ष दिया होगा, किशोर अवस्था तक दिया होगा, बाल अवस्था तक दिया होगा, शैशवावस्था तक दिया होगा। ठीक है, या अलग अलग आयु दे रखी होगी। ठीक है, एज दे रखी होगी उसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि 18 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3, औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण। औपचारिक शिक्षा क्या है दोस्तों, औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें नियमित शिक्षा प्रक्रिया चलती है। ठीक है, जिसमें निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम और एक विशिष्ट उद्देश्य के रूप में नियमित प्रक्रिया द्वारा शिक्षा को प्रदान किया जाता है, वह क्या है, औपचारिक शिक्षा है। यानी कि औपचारिक शिक्षा में क्या होगा, एक तो नियमित शिक्षा की प्रक्रिया होगी, यानी कि बिना रुके, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, और जिसमें क्या होगा, एक निर्धारित समय होगा, निर्धारित पाठ्यक्रम होगा, आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा। तो शिक्षकों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाली शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा है। और ये शिक्षा कहाँ पर होती है, जिसमें निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम और एक शिक्षक। तो इन सभी का एक उदाहरण है नियमित विद्यालय। नियमित विद्यालय। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए, असामान्य व्यवहार, क्षतिग्रस्त संप्रेषण, प्रभावित सामाजिक संपर्क किन बच्चों में पाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताया है, लक्षण बताए हैं कुछ, अब आपको ये लक्षण पहचानने हैं कि ये लक्षण किन बच्चों में पाए जाते हैं। देखिए, असामान्य व्यवहार, क्षतिग्रस्त संप्रेषण यानी कि उसका प्रॉब्लम बिहेवियर तो है उसमें। ठीक है, और संप्रेषण क्षतिग्रस्त यानी कि हमारा क्या है, कम्युनिकेशन भी है। प्रभावित सामाजिक संपर्क, सोशल स्किल भी उसकी क्या है, असामान्य है। तो दोस्तों, जहां तक अगर देखा जाए इन लक्षणों से ये साबित होता है कि असामान्य व्यवहार, क्षतिग्रस्त संप्रेषण, प्रभावित सामाजिक संपर्क ऑटिस्टिक बच्चों में पाया जाता है, यानी कि श्वेलिनता वाले बच्चों में पाया जाता है, ऑटिज्म। ठीक है, या ऑटिज्म, ऑटिस्टिक या श्वेलिनता भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ऑटिज्म के लक्षण, यानी कि आपको केवल आएगा ऑटिज्म के लक्षण हैं। ठीक है, ये 3 आ जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, यानी कि 1 2 और ये 3 आ गए ना, तीनों आ जाएंगे और एक आ जाएगा ये सभी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से आएगा
ये सभी तो आप सभी पर लगा देंगे। असामान्य व्यवहार भी होता है, क्षतिग्रस्त संप्रेक्षण के, प्रभावी सामाजिक संपर्क भी आता है। तो इस तरीके से आपको क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक, अगर इसमें आ जाए, अगर आपको ऑटिज्म में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ऑटिज्म जो ऑटिस्टिक बच्चों का आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि का स्तर कम रहता है, ठीक है, या वो कह सकते हैं कि एवरेज रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑटिस्टिक बच्चों का किसी का बहुत हाई भी पाया गया है, ठीक है, आईक्यू लेवल, तो उससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृतिवाद शिक्षा का एक दर्शन है, वह किस सदी में विकसित हुआ? प्रकृतिवाद क्या है? एक शिक्षा का दर्शन है, वह किस सदी में विकसित हुआ? तो 19वीं सदी में। 19वीं सदी में। ये क्वेश्चन जो थे दो पेपर 7 से रिलेटेड आ गए, प्रकृतिवाद आ गया, औपचारिक शिक्षा हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य और निश्चित अवधि और स्थान के प्राप्त करने वाली शिक्षा कौन सी? ठीक है, कौन सी शिक्षा है बिना किसी उद्देश्य, निश्चित स्थान और बिना किसी निश्चित अवधि के? यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, निश्चित अवधि नहीं होती, ठीक है, और स्थान नहीं होता। यानी कि जब हम ऐसी कौन सी शिक्षा है या कब सीखते हैं या इस प्रकार की शिक्षा क्या कहलाती है जिसमें कोई हमारा विशेष बिना उद्देश्य के हम कोई भी चीज ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, और उसका कोई निश्चित स्थान भी नहीं है, ठीक है, और उसकी कोई निश्चित समय अवधि भी नहीं है, तो वह शिक्षा कौन सी है? वह शिक्षा, अब देखिए दोस्तों, हमने औपचारिक शिक्षा में देखा था कि औपचारिक शिक्षा में निश्चित समय, विशिष्ट उद्देश्य, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष स्थान रहेगा। सेम उसका उल्टा, जिसमें क्या कहा जा रहा है? विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के प्राप्त करने वाली शिक्षा कौन सी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें क्या है कि ना तो कोई निश्चित स्थान रहता है, ना निर्धारित समय अवधि रहती है इसमें, और ना ही कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है, ठीक है, सीखने का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगता के कितने प्रकार बताए गए हैं? यानी कि जो अगर हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग हम बात करें, उसके अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगताएं हैं? तो उसमें दोस्तों देखिए, पहले हमने अब तक 7 प्रकार की, पीडब्ल्यूडी के अनुसार अगर हम देखें तो 7 प्रकार की हमने दिव्यांगताओं के बारे में जाना था, ठीक है। अब उसमें 2016 में ऐड की गई है 14 प्रकार की और दिव्यांगताएं ऐड की गई है, ठीक है। 14 प्रकार की दिव्यांगताओं को ऐड करने के बाद 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं पर बात की गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, CCE का विस्तार, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है CCE क्या है। तो दोस्तों ये है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि निरंतर व्यापक मूल्यांकन। अगर आपको ऑप्शन में निरंतर की जगह सतत भी लिखा हो तब भी आप ये मत सोचना कि हमने निरंतर पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन भी आ जाएगा, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन भी, ठीक है। निरंतर और सतत का दोनों का मतलब होता है, सतत का मतलब क्या आता है कि चलता रहता है हमेशा, और निरंतर का भी मतलब क्या है कि लगातार चलने वाला, ठीक है। तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? शिक्षा के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, अभी ऊपर से हमने बात की थी कि एक तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपका पेपर 7 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, CCE भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है, और औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण ऑप्शनली क्वेश्चन में भी मिल सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी मिल सकता है आपको, ठीक है। और मैं बात करूं
इसमें मैचिंग्स में भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो शिक्षा के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर 7 के लिए, नोट कर लीजिए। तो शिक्षा के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला तो है शिक्षक, ठीक है, दूसरा हो गया आपका छात्र, और तीसरा हो गया आपका पाठ्यक्रम। ये क्या है? शिक्षा के प्रमुख अंग हैं, ठीक। अब आपको ऑप्शनली क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा, इसमें अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा आपको। शिक्षा के 3 प्रमुख अंग हैं, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। फोर्थ ऑप्शन होगा ये सभी, ठीक है। तो आप ये सभी पर लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑटिज्म को किस आयु में पहचाना जा सकता है? यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है कि ऑटिज्म के लक्षण किस आयु में हमें दिखाई पड़ते हैं, उनके लक्षणों को कब पहचान सकते हैं, ठीक है। ऑटिस्टिक चाइल्ड को आइडेंटिफाई किस आयु में, किस एज में कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑटिज्म की DSM-4 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑटिज्म के लक्षण क्या है? 3 वर्ष के बाद हमें देखने को मिल जाते हैं। 3 वर्ष के बाद उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे जैसे माइलस्टोन होते हैं बच्चों में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 वर्ष के बाद हम ऑटिस्टिक बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 वर्ष में, 3 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सीपी शब्द किसके द्वारा दिया गया? सीपी का मतलब सेरेब्रल पालिसी यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात। तो सीपी शब्द जिसने दिया है वह शब्द किसने दिया और किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया? ये भी आपको आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये आया है डीएड में तो नहीं पूछा है इसे। DSSB की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये आया था कि सीपी शब्द किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया है। तो जिसने इसको इसका नाम दिया है और प्रसिद्ध दोनों एक ही वही व्यक्ति है। तो दोस्तों सीपी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो सर विलियम ऑस्लर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो पेपर 8 के लिए भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पेपर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यूएनसीआरपीडी में कितने अध्याय हैं, यानी कि यूएनसीआरपीडी के कितने आर्टिकल हैं? क्योंकि यूएनसीआरपीडी जो है दोस्तों अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हर आर्टिकल में अलग अलग बात की गई है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यूएनसीआरपीडी में 50 अध्याय हैं, ठीक है, 50 आर्टिकल्स है इसमें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 26 सितंबर 1985 में। नोट कर लीजिए इसको, पेपर 7 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। यूएनसीआरपीडी में कितने अध्याय हैं ये भी आपका पेपर 7 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं पार्ट ए और पार्ट बी की बात करूं तो दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें आयु, समय, पाठ्यक्रम अवधि निर्धारित नहीं होते हैं? यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था निश्चित समय, स्थान। अब इसमें कह रहे हैं स्थान का नहीं दिया है। इसमें देखिए ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें आयु का आ गया, उसमें आयु का नहीं था। जब तक फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में आयु निर्धारित नहीं होती, यानी कि वह ऐसी कौन सी एजुकेशन है, एजुकेशन जिसके माध्यम से क्या हम किसी भी आयु में, किसी भी एज में, ठीक है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें आयु और समय, समय का मतलब यहाँ आ जाएगा दोस्तों कि जैसे कि कोई भी अगर मैं कोर्स बात करूं, कोई भी एजुकेशन या कोई भी कोर्स ले लेती हूँ, कोई भी कोर्स अगर 2 साल में कंप्लीट होता है तो उसको हम 4 साल में भी कर सकते हैं। अगर 4 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है तो 5 सेमेस्टर में भी कर सकते हैं। यानी कि आपका निश्चित उसमें निर्धारित समय नहीं होता, ठीक है, ना तो निर्धारित आयु होती है, ना समय होती है, ना ही पाठ्यक्रम अवधि निर्धारित होती है। तो वह शिक्षा कौन सी शिक्षा है? तो वह शिक्षा है दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा,
जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है, ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें व्यक्ति कहीं भी रह करके किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट जिसमें क्या है एक ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन है, वहां से डिस्टेंस एजुकेशन से वह क्या कर सकता है, अपनी आगे की एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। ठीक, और वो क्या कर सकता है, नौकरी के साथ साथ अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। ठीक है, अदर कोई अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है उसके साथ साथ कुछ और मतलब एजुकेशन करना चाहता है तो उसके साथ भी क्या कर सकता है, वह किसी भी अपने कोर्स को या डिग्री को कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है। विद्यालय प्रबंधन में मुख्य जिम्मेदारी यानी कि जो, अगर मैं बात करूं कि स्कूल की जो अगर मैं बात करूं मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसकी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस व्यक्ति की होती है वह व्यक्ति कौन है। तो वही चीज पूछ रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन में मैनेजमेंट यानी कि स्कूल मैनेजमेंट की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है प्रधानाचार्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, यूएनसीआरपीडी के अध्याय 5 में किस पर बात की गई है। यूएनसीआरपीडी के अध्याय आर्टिकल नंबर 5 में किस पर बात की गई है, किस पर चर्चा की गई है, इसका संधि क्या है आर्टिकल नंबर 5 का यूएनसीआरपीडी। तो दोस्तों यूएनसीआरपीडी में आप देखेंगे उसमें, तो उसमें बात की गई है दिव्यांग व्यक्तियों के समानता की बात, चाहे वो शिक्षा की समानता हो, रोजगार की समानता हो, ठीक है, और समाज की समानता हो या सहभागिता की समानता हो, कार्य की समानता हो, ठीक है, तो उन सभी के अधिकारों की समानता हो। तो आर्टिकल नंबर 5 में यूएनसीआरपीडी के अध्याय नंबर 5 में या यूएनसीआरपीडी के आर्टिकल 5 में क्या बात की गई है, उन्होंने इक्वलाइजेशन यानी कि समानता की बात की है उन्होंने। ठीक है, समानता की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राष्ट्रीय न्यास की स्थापना कब हुई, नेशनल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1999 में। ठीक है, 1999 में। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, यानी कि कौन से अधिनियम में 6 से 14 वर्ष तक के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो दोस्तों वह अधिनियम है आरटीई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसमें बात की गई है और ये कब की गई थी, 2009 में बात की गई थी। अगर आपको ये आ जाए किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 86वें संशोधन के, संविधान जो हमारा था उसमें 86वें संशोधन के आर्टिकल नंबर 21A आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अगर अनुच्छेद भी आपसे पूछ लेता है तब आप बता देंगे कि आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत आरटीई, इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई, तो 1995 में। ठीक है, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई का गठन किस वर्ष हुआ। तो एनपीई का गठन किस वर्ष हुआ दोस्तों, 1986 में हुआ, 1968, 1968 में। ठीक है, 1968 में हुआ था। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कहीं कहीं 1986 पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि मैंने ये पहले भी कराया था आपको क्वेश्चन, तो नहीं मैम ये 1986 है, 1986 है ये, लेकिन आप इसका गठन देखिए, आप कहीं भी देखिए तो गठन कब हुआ था इसका, आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो इसका गठन कब हुआ, 1968 में हो गया था। ठीक है दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन सभी हमारे क्वेश्चन रहे थे, ज्यादातर अगर मैं बात करूं पेपर 7 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्ट ए के लिए भी पार्ट बी के लिए भी। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं
तो ये क्या पेपर 7 का ये क्वेश्चन एक ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रकृतिवाद शिक्षा ये भी हमारा पेपर 7 से आ गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्या फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड पेपर 7 का आ गया हमारा। RPWD एक्ट भी हमारा पेपर 7 में पूछा गया है। ठीक है, CCE भी पेपर 7 से है। शिक्षा के 3 प्रमुख अंग भी पेपर 7 से है। उसके बाद UNCRPD के अध्याय भी पेपर 7 से है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना पेपर 7 में बात की गई है। ठीक है, और डिस्टेंस एजुकेशन की भी आपके पेपर 7 में बात की गई है। विद्यालय प्रबंधन के मुख्य जिम्मेदारी ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे पेपर 7 में बात की गई है। तो दोस्तों आज का अगर मैं बात करूं 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर पेपर 7 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, जिसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर होते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपको कैसे भी आए, चाहे वो पैटर्न चेंज कर दे, लेकिन अगर आपको आंसर पता होगा सही तो आप हर तरीके के क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसे ही मैं आपको क्या करूंगी, यानी कि 12 पेपर तक की बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी तैयारी होगी दोस्तों, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन पैटर्न या कुछ चीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।